हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज क्लास 12 का हम लोग चैप्टर यानी पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले के हम लोग लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में और थोड़ा इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन के बारे में लोगों ने सीखा हुआ था। तो क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी सिलसिले में आज का लेक्चर जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप कृपया नोटबुक लेकर के बैठे और मेरे साथ साथ जो कंटेंट है आप उसको लिखते हुए चले। तो आज के लेक्चर में लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो इसमें छूट गए थे उसी के बाद का हम लोग टॉपिक बेटा क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में लोग क्या सीखेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आज कोशिश करेंगे, लगाने का कोशिश करेंगे। तो बेटा देखो, हम लोगों ने इससे पुराने वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाकर के पुराने लेक्चर को जरूर से देखना, क्योंकि पुराने लेक्चर से ही हमारा ये लेक्चर क्या है, कनेक्टेड है बेटा। तो हम लोगों ने पुराने लेक्चर में स्पेशली क्या ना कि मास परसेंटेज को, वॉल्यूम परसेंटेज को, पीपीएम को, ये सारी चीजें डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में स्पेशली क्या टॉपिक हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। आगे दो और भी हैं, नॉर्मेलिटी है एंड फॉर्मेलिटी है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को पॉज करना, बार बार देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आते हैं क्लास 11 में भी बेटा आते हैं। ओके, अब देखो स्पेशली क्या होता है कि मोलैरिटी, इसका जो शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी किसी में न्यूमेरिकल में आपको मोलार भी देता है। तो मोलार स्पेशली क्या होता है, मोलैरिटी होता है। इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। यहां तक बातें बेटा पूरी तरह से क्लियर हो गया। जहां नहीं समझ में आएगा उसको एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। ओके, तो देखो मोलैरिटी स्पेशली क्या होता है, मोलैरिटी जो होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। सिंपलेस्ट क्या है कि सॉल्यूट के मोल को 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना ही मोलैरिटी कहलाता है। तो मैंने इसमें स्टेटमेंट लिख दिया है, आप इसको अच्छे से कॉपी में रिट आउट कर सकते हो, यानी कि इसको अच्छे से रिटर्न कर सकते हो। तो बेटा मोलैरिटी मतलब समझ पाए, यानी सिंपलेस्ट मतलब क्या है कि सॉल्यूट के मोल को 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना ही क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें कीवर्ड क्या है, पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि आपका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो 1 लीटर का होना चाहिए, और सॉल्यूट के मोल को 1 लीटर में घोलना ही क्या कहलाता है, मोलैरिटी कहलाता है। अब देखो इससे आसान लैंग्वेज बेटा नहीं हो सकता है। अब मोलैरिटी क्लियर हो गया पूरी तरह से। तो देखो जैसे इसमें स्टेटमेंट आता है वैसे इसका क्या ना कि हम लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अब मोलैरिटी मैंने क्या बोला, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, यानी सॉल्यूट का मोल तो ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन, यानी इसमें हम लोग नीचे क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, वो भी वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है यहाँ तक बेटा, तो सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आ गया। अब देखो क्लास 11th में जो होता है मोल का जो सिंबल होता है ना वो एन से यूज करते हैं, और पुराने लेक्चर मैंने क्या बोला था कि जो सॉल्यूट का सिंबल होता है बी से इंडिकेट करते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाई वी इन लीटर हो जाएगा। अब देखो मोल को कैसे तोड़ा जाएगा, तो मोल जो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। क्लास 11 में भी पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, अब 11 जाकर नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना 11th में। तो क्या लिखोगे इसको बेटा अब इसको क्या लिखोगे, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी हो जाएगा, यानी एन क्या शो करेगा, मोल को, बी क्या शो कर रहा है, सॉल्यूट को। तो गिवन वेट, यानी गिवन वेट को डब्ल्यू बी लिखोगे, मोलर मास को क्या लिखोगे, एम बी से लिखोगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो हमारे न्यूमेरिकल में क्या होता है बेटा जी, न्यूमेरिकल में क्या होता है कि जो आपका वॉल्यूम होता है ना वो लीटर में नहीं देता है, एमएल में देगा। तो क्या करोगे, एमएल से लीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करोगे, सिंपलेस्ट फंडा है। तो अब 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन एमएल हो जाएगा। अब 1000 जब यहाँ आएगा तो ये ऊपर पलटी मारेगा तो ये कुछ इस प्रकार चला जाएगा। तो देखो ये एक्सपेंड होकर के बेटा जी फॉर्मूला कुछ हमारे पास ऐसे आ जाता है, यानी डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू 1000 डिवाइड बाई वी इन एमएल आ गया। तो सिंपलेस्ट देखो बॉस फॉर्मूला क्या है ना कि आपके सामने ये है, मेन आप इसको अच्छे से दिमाग में शिफ्ट करो, फिर बाद में इसको क्या है ना कि अलग से तोड़ दोगे तो ये आपका एक्सटेंशन वाला फॉर्मूला हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो इसमें एक बेटा जी नोट आपको जानना है, क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो मैं इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं क्योंकि इस वाले नोट से आपको बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर भी है। मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, मोलैरिटी चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में और मोलैरिटी में जो रिलेशन होता है ना, इनवर्स रिलेशन होता है। क्योंकि इसके नीचे क्या ना देखो वॉल्यूम है, इसके नीचे बेटा क्या दिखता है मेरे को, वॉल्यूम दिखता है।
तो टेम्परेचर के वैरी में, यानी टेम्परेचर से क्या ना कि जो सॉल्यूशन है वो आपका लीटर में है या एमएल में है, तो टेम्परेचर से वैरी करेगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मोलरिटी, यानी मोलरिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे देखो इनवर्सली शो करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा कि आपका जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो अंदर के जो वेपर्स होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, तो मोलरिटी, अब देखो ये आपका नीचे वाला पोर्शन जब इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल जो आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो आपका कम आएगा, क्योंकि आपका जो नीचे वाला पोर्शन होता है फ्रैक्शन में, अगर आपका नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन होता है ना वो डिक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल समझो, अगर नहीं समझ में आता तो एग्जांपल समझो, 1/2 है, 1/4 है, तो 1/4 यानी 4 का जो वैल्यू ज्यादा है तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/4 का ना, इसका फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा। तो कहने का क्या मतलब हो गया, टेम्परेचर आपका बेटा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा, मोलरिटी जो फ्रैक्शन है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो जिसमें आपके नीचे, यानी जिसके नीचे अगर वॉल्यूम दिख जाए, कोई भी आपका फ्रैक्शन में या रेशियो में वॉल्यूम दिख जाएगा, तो बेटा जी क्या समझना कि वो टेम्परेचर से डिपेंड करेगा। और जिसमें अगर वॉल्यूम नहीं होगा, जिस भी एक्सप्रेशन में अगर वॉल्यूम नहीं होगा तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो अच्छे से? चलो आगे देखते हैं। ये एक्सप्रेशन आएगा मोलरिटी में आएगा, तो आई होप कि मोलरिटी को आपने अच्छे समझ गए। मोलरिटी टेम्परेचर से वेरी करेगा, चेंज करेगा, और जो इसमें सॉल्यूट के मोल है इसको 1 लीटर में घोलना ही मोलरिटी कहलाता है। अब अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो इसमें एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको यहां पर जरा नोटिस करो, एसआई यूनिट। अगर ऐसे देखोगे तो इसका क्या आएगा, मोल पर लीटर आएगा। ऐसे बेटा अगर इसका यूनिट देखोगे तो क्या आएगा, मोल पर लीटर आएगा, क्योंकि मोल हो गया, नीचे क्या है ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो लीटर में आएगा। लेकिन जब एसआई यूनिट पूछेगा जब पूछेगा पेपर में आपसे एसआई यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो क्या यूज करोगे, देखो 1 लीटर जो इक्विवेलेंट होता है डेसीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है, तो डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना ये एसआई यूनिट है, ये बेटा जी क्या है, एसआई यूनिट है। अब 1 लीटर जो होता है डेसीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट है। अब आप स्पेशली क्या हो जाएगा, मोल तो फिक्स ही रहेगा, अब लीटर को चेंज कर दोगे डेसीमीटर क्यूब में, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मोल डेसीमीटर क्यूब मतलब -3 हो जाएगा। या तो ये याद कर लो या तो ये दिमाग में सेट कर लो, अच्छे से याद नहीं करना है, बस समझना अच्छे से। हम आपको अपनी क्लास में यानी कि रटना मना है, समझो अच्छे से समझो पहले, ठीक है? थोड़ा टाइम ले लो, क्योंकि अभी आप जस्ट 11th से क्लास 12th में आए हो। हम ये मान के चलते हैं कि क्लास 11 ज्यादातर बच्चे एकदम ऐसे पढ़ के नहीं आते हैं, तो प्रेशर होता है बोर्ड का, बोर्ड में आपको अच्छे से करना है, एकदम क्या ना फाड़ देना है बोर्ड को अच्छे से। तो अब देखो स्पेशली क्या चलते हैं बेटा, मोलैलिटी को चलते हैं तो मोलैलिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम होता है, मोलरिटी का सिंबल स्मॉल एम, और मोलरिटी का सिंबल कैपिटल एम होता है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब देखो स्पेशली जो होता है इसमें जो होता है सॉल्यूट के मोल को सॉल्वेंट इन केजी, यानी सॉल्यूट के मोल को 1 केजी सॉल्वेंट में डिजोल्व करना ही मोलैलिटी कहलाता है। तो जहां पर मोलाल वर्ड आ जाए देखो, तो पेपर में क्या ना न्यूमेरिकल में कभी कभी कंफ्यूजन आएगा आपको। देखो कंफ्यूजन ये आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको स्पेशली कभी कभी मोलैलिटी पूरा नहीं लिख के देता है, ऐसे लिख के देता है, यानी स्पेलिंग है MOLAL, मोलाल इसका आएगा, या मोलल करके सकते हो। तो अगर आर आ गया, अगर स्पेलिंग में देखो कहीं पर मोलार है यानी आर वर्ड आ गया तो मोलरिटी है, अगर मोलाल वर्ड है तो मोलैलिटी को शो करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आर वर्ड है तो मोलरिटी स्पेलिंग में, मतलब स्पेलिंग में देखना, अगर MOLAR है तो मोलरिटी को इंडिकेट करेगा, MOLAL है यानी कि मोलाल है, बेटा ये क्या शो करेगा, मोलैलिटी को शो करेगा। क्लियर हो गया अच्छे से? क्योंकि न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी में इस पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो मैं अभी आपको इसके बाद कराऊंगा क्वेश्चन को, जब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन बेटा सामने दिया गया है, तो आप डेफिनेशन को अच्छे से लिख सकते हो। सिंपलेस्ट क्या मतलब है कि सॉल्यूट के मोल को 1 केजी सॉल्वेंट में घोलना ही क्या कहलाता है, मोलैलिटी कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, आप उसको अच्छे से नोटबुक में लिख सकते हो। मेरा काम बस क्या है कि थोड़ा कम टाइम में चीजों को ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, यानी आसान भाषा में चीजों को समझा दिया जाए। तो अब देखो यहां तक बेटा आपने क्लियर कर लिया तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर कर लिए। तो सॉल्यूट का मोल NB, नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा, सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। अब जरा देखो फिर इसको तोड़ दोगे तो WB डिवाइड बाई MB हो जाएगा। अब देखो सॉल्वेंट को A से इंडिकेट करते हैं और ये इसको केजी में लेना है। जनरली क्या होता है, जैसे वहां पर क्या था कि आपका लीटर में था, पेपर में क्या होता है या क्वेश्चन में क्या होता है, ML में देगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। जब ये भी आपका बेटा केजी में नहीं होगा तो ग्राम में होगा, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ऊपर ही चला जाएगा। तो ये देखो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला हो गया, यानी NB को तोड़ोगे तो WB डिवाइड बाई MB हो जाएगा, और सॉल्वेंट को आप जब ग्राम में लिखोगे तो WA इन ग्राम और ऊपर चला जाएगा 1000 हो जाएगा।
अब देखो इसमें मैंने बेटा एक नोट लिखा है कि ये जो होता है टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होता है, क्योंकि इसके बेटा डिनोमिनेटर में देखोगे तो आपके नीचे क्या ना कि वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अगर वॉल्यूम नहीं आएगा तो स्पेशली क्या है टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस भी डिनोमिनेटर में या नीचे जो होता है, नीचे वाले पोर्शन में, नीचे वाले पोर्शन में अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होगा, क्योंकि टेम्परेचर को घटाओगे बढ़ाओगे उतना ज्यादा स्लाइटली फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलैरिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके नीचे क्या ना सॉल्वेंट आता है। तो सॉल्वेंट है यानी सॉल्वेंट केजी में है, मास में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आप बढ़ा दोगे तो भाई सिंपली क्या कर देगा, वो मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। तो हमें उतना ज्यादा इसको टेम्परेचर से फर्क नहीं, मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा एक सोर्स ऑफ एनर्जी है कि भाई कुछ भी कर दोगे तो बॉडी गल ही जाएगा, कुछ भी दे दोगे तो कुछ ना कुछ उस पर फर्क पड़ेगा। लेकिन हमें ज्यादा उसको नहीं करना है, हमें नॉर्मल टेम्परेचर की बात करना है, एज रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज, हाँ यहां पर देखो एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, आपको नोटिस करना होगा। देयरफॉर इट इज अ वेटर कॉन्सेंट्रेशन देन मोलैरिटी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक इतना कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा है, मोलैरिटी में कौन अच्छा कॉन्सेंट्रेशन माना जाएगा, तो बेटा आंसर आएगा मोलैरिटी आएगा। क्योंकि मोलैरिटी में सिंपलेस्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम नहीं आता है, तो टेम्परेचर से उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको एक अलग से पॉइंट को रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका देखो क्लास 12 जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग बातें भी चीजें जुड़ती चली जाए, ताकि आपका पढ़ाई में मन लगे। हमें आपको एकदम रैपिड पढ़ाना नहीं है, अभी आपको अच्छे से सिखाना है। ठीक है, अब आगे चलते। देखो अगला बेटा जी, देखो क्वांटिटी है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन हो गया। अब देखो इसमें अगर मोलैलिटी में यूनिट की बात करोगे तो स्पेशली क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट सॉल्यूट मोल में है, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट है तो मोल का सिंपली मोल ही होगा। नीचे आपके पास केजी हो जाएगा, तो मोल पर केजी हो जाएगा यूनिट मोलैलिटी का। केजी अपने आप में SI यूनिट होता है, तो कोई अलग से उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला बेटा दीजिए, देखो अगला हमारे पास है मोल फ्रैक्शन है। देखो मोल फ्रैक्शन में काफी ज्यादा मिथ आते हैं इसके सिंबल को लेकर के। किसी किसी बुक में इसको काई पढ़ा जाता है, किसी किसी को इसको जीटा बोला जाता है। मेरा सिंपलेस्ट मतलब है कि इसका सिंबल जो है आप एक्स से और XB से सिंपलेस्ट समझो, क्योंकि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी का मतलब सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो जैसे देखो मैंने एक डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें A और B दो कंपोनेंट है। A मतलब सॉल्वेंट है, B मतलब सॉल्यूट है। हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको काई ए पढ़ा जाएगा या जीटा ए पढ़ा जाएगा। सिंपलेस्ट मतलब है, इलाहाबादी तरीका है, या सिंपली समझो कि अपना इंडियन स्टाइल है, XA है। क्या जीटा क्या काई, वो सब विदेशी भाषा है, विदेश देके चले गए हैं, फॉरेन साइंटिस्ट देके चले गए हैं, तो क्यों हम उनकी बात को फॉलो करें, हम अपना लैंग्वेज यूज करेंगे। नॉर्मल क्या है, ये XA है। ठीक है, इतना चीजें समझ गए। तो ये सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा, देखो यानी कि मोल फ्रैक्शन A मतलब सॉल्वेंट का। तो देखो मैंने इसमें स्पेशली क्या है ना कि कैसे समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन समझना है तो जैसे दो कंपोनेंट है, तो जिसका निकालना होगा ऊपर का मोल उसको लिख दोगे, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। मोल फ्रैक्शन क्या ना, देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है सिंपलेस्ट, देखो फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट मतलब है जब टोटल सम करोगे, टोटल बेटा जी जब सम करोगे ना वो 1 के बराबर आएगा। जैसे परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज का जो स्टैंडर्ड डेटा होता है ना 100 होता है, और फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो 1 के बराबर होता है। बात समझ गए अच्छे से। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो परसेंटेज क्या होता है कि जैसे हमारे पास 600 का टोटल पूर्णांक होता है, टोटल हमारे पास मार्क्स होता है, और आप उसमें से 400 पाते हो, तो 400 डिवाइड में क्या करते हो, 600 करते हो, इंटू 100 कर देते हो, परसेंटेज आ जाता है। अब फ्रैक्शन में स्पेशली क्या होता है, देखो जैसे मुझे जिसका निकालना होगा, A का निकालना है, तो इसका मोल ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा यानी टोटल मोल होगा। तो इसको कैसे याद कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। क्योंकि ये सारे जो स्टेटमेंट है आपको बोर्ड में क्या ना बहुत पुराने पेपर में 2014, 2012, 13 में एक स्टेटमेंट में पूछे जाते थे, डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन मोलैरिटी, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। तो सिंपल देखो मैंने लैंग्वेज में लिखा है, इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल टू द मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सिंपलेस्ट क्या हो गया, इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया अच्छे से। x से क्या हो गया, Na डिवाइड बाई Na प्लस NB। Na प्लस NB का मतलब क्या हो गया, नीचे सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूट के मोल आएगा और सॉल्वेंट के मोल आएगा। अगला बेटा जी देखो, जैसे मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाई टोटल मोल हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर हो गया, इंडिविजुअल मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। अब टोटल मोल में क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल डिवाइड बाई सॉल्यूट का मोल आ जाएगा।
अब देखो इसमें स्पेशली क्या होता है, जब इसका जो समेशन करोगे, अब इसका बेटा जो सम होता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्विवेलेंट है, एक के बराबर है। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर है, एक के बराबर है। क्योंकि मैंने अभी बोला कि जो फ्रैक्शंस होता है ना, वो टोटल समेशन एक के बराबर होता है। अब देखो इसमें एक पॉइंट जरा ये भी समझ लो, ये यूनिटलेस होता है क्योंकि ये देखो फ्रैक्शन के साथ साथ क्या है, रेशियो है। ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है। जैसे मान लो कि ऊपर आपके 2 मोल है, नीचे मान लो कि आप टोटल मोल भी करोगे तो मोल ही तो आएगा। स्पेशली मान लो कि 2 मोल, और इसको करोगे मान लो नीचे आपके पास कितना आता है, 10 मोल आता है, तो मोल से मोल कट जाएगा, डिजिट का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है। फ्रैक्शन है या स्पेशली मोल फ्रैक्शन है बेटा, तो ये क्या आएगा, यूनिट लेस आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपका बिल्कुल क्या ना कि चीजें रटना नहीं है, आपको एकदम अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो बेटा इसमें ये सारी पॉइंट क्लियर हो गया, यानी इस स्लाइड के हम लोगों ने सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको मोलरिटी और आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास 11 में भी सारी चीजें होती है, लेकिन क्लास 11 में उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है, लेकिन जब बोर्ड में आते हो, क्लास 12 में आते हो, तो एक प्रेशर होता है, तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है। तो क्या क्या इसमें पॉइंट बन सकता है, मैंने ये सारी चीजें आपको मेंशन कर दिया है। इसमें बेटा एक देखो असर्शनिज्म बड़ा फेमस है, अभी मैं कराऊंगा, अभी परेशान मत होइए। क्या असर्शनिज्म आएगा, बोर्ड में क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अभी देखो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पढ़ लेते हैं, नॉर्मेलिटी को पढ़ लेते हैं। अब जरा फॉर्मेलिटी क्यों चलते हैं, तो देखो इनसे उतना इन दोनों स्लाइड से बेटा क्या ना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन नॉर्मेलिटी का हमारा यूज कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पड़ेगा, तो मैं थोड़ा इसको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखो फॉर्मेलिटी हमारे यानी कि एनसीईआरटी में तो फॉर्मेलिटी दिया नहीं गया, लेकिन रेफरेंस बुक पे अगर आप पढ़ते हो तो बेटा फॉर्मेलिटी भी वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो फॉर्मेलिटी स्पेशली क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। फॉर्मेलिटी बेसिकली क्या ना, ये नॉर्मेलिटी के ही इक्विवेलेंट है, ये आपको इंडिकेट करेगा मोलैरिटी के ही इक्विवेलेंट है। लेकिन अब कहोगे मोलैरिटी ही है तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसलिए इसमें है क्योंकि हम लोग बेटा इसमें यूज करते हैं आयनिक सॉल्यूट के लिए यूज करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, इनके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। और यानी स्पेशली इसके अलावा बियॉन्ड द आयनिक कंपाउंड्स अगर आप जो यूज करते हो, सॉल्यूट का मोल निकालते हो या मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते हो, तो हम स्पेशली यूज करते हैं मोलैरिटी यूज करते हैं। यहाँ तक बेटा जी क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब देखो स्पेशली यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयनिक सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया अच्छे से। देखो कुछ इसमें नोट भी है, फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl, यानी इसको में क्या वर्ड यूज किया गया है, फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑफ NaCl, दैट इज फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, अब देखो इसका ये डेफिनेशन हो गया, तो इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट, यानी स्पेशली क्या करोगे, वहीं आपके आयनिक कंपाउंड का मोल हो गया। सिंपलेस्ट बेटा जी क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड का मोल। जैसे मोलरिटी निकालते हो वैसे फॉर्मेलिटी निकालना है। बस एग्जांपल अगर आपके पास NaCl है, KCl है, तब वहां पे मोलरिटी ना यूज करके फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। वर्ड क्या यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी, एफ से इंडिकेट किया जाएगा। बेटा इसमें स्पेशली क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सब कुछ वैसे ही है, WB डिवाइड बाई MB और V इन लीटर है, जस्ट लाइक आपके पास मोलरिटी जैसे होता है। ठीक है, तो बेटा यहां तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप कि बेटा फॉर्मेलिटी को आप समझ गए होंगे, क्योंकि फॉर्मेलिटी ठीक वैसे ही है जैसे कि आपके पास मोलरिटी है। ठीक है, बस शर्त ये है जब आपके पास आयनिक कंपाउंड्स आएंगे तो हम फॉर्मेलिटी यूज करेंगे, रादर देन आयनिक कंपाउंड्स, तब उस केस में हम लोग मोलरिटी यूज करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है फॉर्मेलिटी में और मोलरिटी में। फॉर्मेलिटी में जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं तो हम सिंबल यूज करेंगे, फॉर्मेलिटी का यूज करेंगे। आई होप कि अब इतने एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब देखो नॉर्मेलिटी है, बेटा नॉर्मेलिटी स्पेशली क्या है कि हमें ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसलिए आपको पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अभी आपका इनिशियल है, तो थोड़ा और अच्छा कंटेंट आप समझते चलो। यानी ये आपके CBSE में तो क्वेश्चन नहीं आते इस पे, यानी सोल्यूशन चैप्टर में इस पे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इसका जो यूज है आपको एक जगह देखने को मिलेगा जिसका नाम है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद का टॉपिक है, तो वहां पर नॉर्मेलिटी का बेटा यूज दिख जाता है। तो देखो इसमें स्पेशली नॉर्मेलिटी में होता क्या है कि इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो देखो जहां भी वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा या सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो जैसे आपसे 4 ऑप्शन पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो जैसा क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा वैसा आप चीजों को दिमाग में सेट कर लेना। यानी जहां पर आपका डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाएगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गया होगा।
अब देखो बेटा इसमें स्पेशली क्या हो गया, जैसे नॉर्मेलिटी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। जैसा लैंग्वेज है वैसा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब स्पेशली देखो, अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, WB, यानी कि सॉल्यूट का गिवन मास हो गया। क्लियर हो गया अच्छे से। नीचे क्या हो जाएगा, ई शो करता है इक्विवेलेंट वेट को शो करता है। ई आपको इंडिकेट करेगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। वो सॉल्यूट आपका NaCl, KCl कुछ भी हो सकता है। अब देखो मेनली इसमें ई को ही निकालना होता है क्योंकि नीचे आपका V इन लीटर है, WB आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। मेन क्या शर्त है, आपको ई निकालना है बेटा जी। ई देखो कैसे निकालते हैं, तो देखो ई का मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला बना सकता हूं, यानी ई को आप अलग से फॉर्मूला लिख लीजिए। मोलर मास, जो भी सब्सटेंस होगा उसका क्या निकालोगे, मोलर मास निकालोगे। एकदम सिंपलेस्ट तरीका, चलो एकदम मैं स्लोली बताने का प्रयास कर रहा हूं। मोलर मास डिवाइड बाय बेटा जी एन फैक्टर लिख लो इसको। क्या लिख लो इसको, एन फैक्टर। अब मेन तुम्हें सब कुछ क्या है, एन फैक्टर को ही निकालना है क्योंकि मोलर मास तो सबका निकाल ले जाओगे। जैसे H2SO4 है तो उसका 98 होता है, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का जोड़ के निकालोगे तो उसका निकल जाएगा। ऐसे और भी सब्सटेंस हो गए तो मैं यहां पर लिख सकता हूं जनरल टर्म में फॉर्मूला इसका इक्विवेलेंट का, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एन फैक्टर हो जाएगा। अब देखो इसके अलावा जो मैंने इसमें एक स्पेसिफिक नोट लिखा है, मेनली आपको यही समझना है। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास हो गया, यानी हमें इक्विवेलेंट वेट यानी ई निकालना है। अब अलग अलग सब्सटेंस के लिए देखो अलग अलग हमारे फॉर्मूले बनाए हुए हैं, तो मेनली आप देखोगे कि नीचे वाला ही चीजें वेरी कर रहा है। ऊपर देखोगे सब में अगर एलिमेंट होगा तो एलिमेंट के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, एटॉमिक मास। और जो एलिमेंट होगा तो इसमें जो एन फैक्टर होगा बेटा जी वैलेंसी होगा। यही आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानना होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास सोडियम है बेटा जी, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का क्या यूज करोगे, मोलर मास कितना होता है 23, और इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा जी, यानी 1 हो जाएगा। इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा इसमें मैं तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा देता हूँ क्योंकि इधर हम लोगों ने कर लिया है, तो आइए थोड़ा इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें को प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो गया, वाइक्यू हो गया, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर तो एलिमेंट था तो एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हो गया। जैसे सोडियम था बेटा जी, जैसे देखो मेरे पास क्या था, सोडियम था, तो सोडियम का जो मोलर एटॉमिक मास होगा वो 23 होगा, और सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो 1 होता है। तो हम एलिमेंट के लिए ई ऐसे निकाल सकते हैं। देखो मोलर मास आपका फिक्स रहेगा, एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास। अगला देखो, मेन आपको बेटा जी यही दूसरा और तीसरा दिमाग में थोड़ा सा सेट कर लेना है। अगर समझो कि एसिड और बेस आ गया तो एसिड के लिए बेसिसिटी यूज करते हैं, पहला है तो बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, उल्टा चलता है समझो। एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी टर्म यूज करेंगे। एग्जांपल समझो तब थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे मान लो बेटा हमारे पास एग्जांपल है H2SO4 है, ठीक है, और थोड़ा इससे यूज करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। H2SO4 है तो इसका मोलर मास करोगे तो बेटा जी मेरे को रटा हुआ है, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरे को ये सारी चीजें रटा हुआ है, आप परेशान ना करो, आप इसको अच्छे से निकाल देखो। हाइड्रोजन का सिंपलेस कितना होता है, 2 होता है। सल्फर का जोड़ोगे तो सल्फर कितना होता है, 16, जस्ट उसका डबल कर दो, 1 से लेकर के 20 वाले में क्या होता है, डबल करते हैं, तो 16 करोगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 32। एक ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, मतलब 8 का 16 हो जाएगा, 8 एटॉमिक नंबर है, दुगना कर दोगे 16 हो जाएगा, तो 32 और 16 चौके कितना हो जाएगा, 64, जोड़ोगे तो 98 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, तो मेनली हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता है तो ही निकाल पाओगे बेसिसिटी। तो देखो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर बेटा बनता है, इसमें शॉर्ट ट्रिक ये है कि जितने हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन है ना उतना पहले OH बना दो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक OH ऐसे हो जाएगा, एक OH बेटा जी ऐसे हो जाएगा। तो OH से वर्ड बना है बेसिसिटी, क्योंकि OH को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, तो इसी से हम लोग एसिड में वर्ड यूज करते हैं, बेसिसिटी वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो जितना OH होगा, जितना OH होगा उसके पास उतना H भी जुड़ा होगा, एक OH से एक H जुड़ा हुआ है। तो मेनली क्या होता है कि स्पेशली आप OH को चेक कर लो, OH से क्या जुड़ा है, H जुड़ा हुआ है, तो इससे बेटा क्या निकलेगा, H निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो सिंपलेस्ट बेसिसिटी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल, यानी जो H+ आयन है ना, इसी को कहते हैं, यानी जो पानी में H+ आयन को रिलीज करते हैं उसी को बेसिसिटी कहा जाता है। तो जितने इसमें कितने आपके H हैं, एक H इधर से है, एक H इधर से है, तो टोटल कितना हो गया बेसिसिटी, 2 आ गया।
तो इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा जी तो सिंपली कितना आ गया 49 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और मैं एग्जांपल देखो करके दिखाता हूं। जैसे H3PO2 है, देखो आप हाइड्रोजन को देख करके प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि बेसिसिटी कितना होगा, मेनली हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो देखो फॉस्फोरस के बेटा वैलेंस में कितना होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फॉस्फोरस कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है 5 बॉन्ड बना सकता है। तो इसी ट्रिक को फॉलो करना है। देखो तो बेटा फॉस्फोरस के पास ये है, हाइड्रोजन है तो पहले इसे आप एक OH बना दोगे। अब देखो 3 बॉन्ड पूरा हो चुका है, अब 2 की जरूरत है, 2 हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे इसको 2 हाइड्रोजन से सेट कर दोगे, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये वाला तुम्हारा बेसिसिटी काम नहीं करेगा, बेसिसिटी हम वहां से लेते हैं जहां पर OH होगा, जितना OH उतना बेसिसिटी होगा। तो यहां पर देखो एक OH है तो ये एक H को रिलीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर चेक करोगे, थोड़ा मैं समझा दूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींचेगा तो H का निकलना बेटा आसान हो जाएगा, H का निकलना आसान हो जाएगा, तो बेसिसिटी यहां पर कितना आएगा 1 आएगा। तो H3PO2 का मोलर मास और इसका बेटा जी एन फैक्टर कितना आ गया 1 आ गया। इतनी बातें पूरी तरह समझ गए। तो बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, स्ट्रक्चर बना के निकाला जाएगा। जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं सही से कर पाओगे तब तक आप बेसिसिटी को नहीं निकाल पाओगे। और इसी पर लगे हाथ मैं 1-2 एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके पास और अच्छा खासा इसको जानकारी हो जाए। जैसे मान लो बेटा मेरे पास एग्जाम्पल है H3PO3 है, इसको बोलते हैं, इसका नाम भी अलग से लिख लो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। ये सब काफी पॉपुलर एग्जाम्पल हैं क्लास 12 को लेकर के, ये सब वाइवा में भी एग्जाम्पल में पूछा जाता है। इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इस वाले का बेटा जी नाम है फॉस्फोरस एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे, पहले तो P डबल बॉन्ड O बना दो और इसमें क्या करोगे एक OH बना दो अच्छे से। अब ये चेक करो कि तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन बचे हुए हैं। अभी मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस 5 ही बॉन्ड बनाता है, यही आपको फंडा अप्लाई करना है। तो इसमें एक और OH बना दो और एक H लगा दो कुछ इस तरह से। अब जरा चेक करो, सेटिस्फाइड हो गया, 2 OH है तो बेसिसिटी बेटा जी कितना आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगला देखो इसमें H3PO4 है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, HO हो गया, P डबल बॉन्ड O, OH और ये क्या कर दोगे OH कर दोगे, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है, तो एक डबल बॉन्ड में चला गया 3 OH में चला गया। चेक करोगे 2 इधर से 3 इधर से, तो 3 2 5 हो गया, 5 बॉन्ड इसका पूरा हो गया। बेटा इसमें कितना आएगा बेसिसिटी 3 आएगा। तो बस ऐसे निकालते हैं बेसिसिटी। 1-2 एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बेस वाले में समझा देता हूं। जैसे आपके पास एसिडिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहां पर देखो आपके पास बेटा जी एसिडिटी भी पूछा गया है, हमें इसको कैसे यूज करना है। देखो जैसे मान लो कोई बेस वाला एग्जांपल NaOH है, तो इसका क्या करोगे मोलर मास डिवाइड बाय क्या करोगे, इसमें सिंपलेस्ट क्या होता है कि बेस वाले में जितने OH है उसको अच्छे से देख लो, तो इसमें एक ही OH है तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास बेटा जी ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बेस है तो इसमें OH को चेक करोगे, लेकिन जब एसिडिटी होगा तो एसिडिटी में OH का H चेक करते हैं। एसिडिटी में यानी जो आपके पास एसिड होगी जैसे H2SO4 है तो हम उसमें OH का H चेक करते हैं, OH का H चेक करते हैं। और जो नॉर्मल बेस है तो बेस में आप OH चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपके पास मोलर मास हो जाएगा और बेटा जी ये एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अगला एग्जांपल देखो AlOH का होल थ्राइस है, तो इसमें क्या हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर 3 आ जाएगा। तो बेस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा OH है वैसा एन फैक्टर है, लेकिन जो एसिड वाला एग्जांपल होता है उसमें OH का H देखते हैं। OH का क्या देखते हैं H, तो यहां पर देखो यहां पर एक H दिख रहा है, यहां एक H दिख रहा था, ये वाले का H नहीं लेंगे क्योंकि ये O से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। यानी एसिड वाले में OH का H देखते हैं, OH से अगर जो H जुड़ा होगा उसको बेसिसिटी कहा जाता है। आई होप कि इतनी बातें आप अच्छे से समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगला बेटा देखो इसमें रेडिकल के लिए कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला सामने दिया गया है, आप इसको अलग से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब देखो मेरे को रेडिकल, तो रेडिकल मान लो जैसे सपोज मेरे पास बेटा ये सब एग्जांपल होते हैं, CO3 2- है, इसको रेडिकल कहा जाता है। जैसे SO4 2- है, तो फॉर्मूला क्या लिखा गया है, फॉर्मूला मास ऑफ आयन। तो इसको क्या करोगे, फॉर्मूला आप सिंपलेस्ट आप इसका मोलर मास निकाल लोगे, इसमें 2 भी आप जोड़ दोगे, माइनस का मतलब क्या है कि उसमें 2 चीजें जोड़ दोगे, प्लस होगा तो इसमें जितना प्लस होगा उसमें से माइनस कर दोगे। अब देखो इसमें क्या है चार्ज ऑन आयन,
तो इसमें कितना चार्ज है जी, 2 चार्ज है, इसका आयन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो हम रेडिकल वाले का ऐसे निकालते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो आपका आयन होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। अगला देखो सॉल्ट के लिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि बेटा जी आपके पास NaCl है, तो मोलर मास तो फिक्स ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास क्या लिखा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, तो इस पर Na+ है तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसे मान लो कि बेटा जी आपके पास AgNO3 है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, सिल्वर पे +1 चार्ज होता है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं कि नॉर्मेलिटी को बेटा निकालते हैं। तो आई होप कि नॉर्मेलिटी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, तो अब देखो इसी पर लगे हाथ, क्या है ना कि मैंने कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस को रिटर्न किया हुआ है कि जो ऑलरेडी PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो ये PYQ क्वेश्चन जो है स्पेशली 2020 में बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक कितना हम लोगों ने चीजें पढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ क्या है कि हम लोग PYQ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं कुछ NCERT के क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ मेरे द्वारा जो क्वेश्चन मेरे पास बनाए हुए क्वेश्चन है उनको मैं कराऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जितना लोगों ने अभी तक मेरा टॉपिक पढ़ा है उस पर क्या क्या बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको जरा समझ लेते हैं। देखो 2020 में बेटा क्वेश्चन ये पूछा गया था, मैं एक बार रीड कर देता हूं। आप 2020 में सर्च करोगे, कोई भी आपके पास PYQ क्वेश्चन होगा, नहीं भी होगा तो आप मेरे जाकर के लाइव क्लास में मैंने उस पर PYQ क्वेश्चन कराए हुए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो बेटा असर्शन दिया गया मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर, यानी इसमें ये दिया गया है मोलैलिटी, ध्यान से समझना, मैं पूरा वर्ड नहीं लिखूंगा, मैं बोल देता हूं, मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंज विथ टेम्परेचर, ये बेटा जी बोला जा रहा है। रीजन है द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज विथ टेम्परेचर। तो अब आप गेस करो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, चेंज विथ टेम्परेचर। तो बेटा देखो इसमें स्पेशली क्या है ना कि यहाँ पर वर्ड बोला गया है कि मोलैलिटी, तो मोलैलिटी नहीं होता है, मोलैरिटी होता है। तो पहला क्या हो गया, असर्शन इसमें गलत हो गया पूरी तरह से। असर्शन बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पर मोलैरिटी होता है तो स्टेटमेंट सही हो जाता है, तो असर्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यानी मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन ए लिक्विड स्टेट चेंज विद टेम्परेचर, तब वो स्टेटमेंट सही हो जाता है। बट मोलैलिटी है तो असर्शन गलत है। रीजन देखो क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर, जरूर है क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम होता है तो टेम्परेचर से वैरी करता है। तो इसमें बेटा क्या हो गया, रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन इसमें क्या आएगा, यानी कि बेटा जी इसमें ऑप्शन आएगा सी आएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा इसमें, सी आएगा। यहां तक क्लियर कर लिए। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन पढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन है 50 ml ऑफ aqueous सॉल्यूशन। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 50 ml ऑफ aqueous सॉल्यूशन, ये आपके पास क्वेश्चन है, ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। जिसका मोलर मास दिया गया है 180, जिसका ब्रैकेट में क्या दिया गया है, मोलर मास बेटा जी 180 ग्राम दिया गया है। कंटेन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, ओके। 6.02 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल दिया गया है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी, यानी हमें इसमें क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन बेटा निकालना है। अब कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोल पर लीटर निकालना है, मतलब मोलरिटी निकालना है। क्वेश्चन को क्लियर कर पाए अच्छे से। एक बार देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं। 50 ml ऑफ aqueous सॉल्यूशन ग्लूकोज, मोलर मास हैविंग 180 हो गया, कंटेन्स 6.022 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी, ये भी क्वेश्चन बेटा 2020 में पूछा गया है। देखो कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पेपर में बनते हैं, जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो कैसे निकालोगे, तो आपके पास बेटा यहां पर देखो क्या दिया गया है, मॉलिक्यूल दिया गया है। तो पहले मेरे को देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलरिटी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NB/V इन लीटर होता है। अच्छे से समझ पाए मेरी बात को।
अब NB क्या हो गया, NB मतलब सिंपली सॉल्यूट का मोल हो गया। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले मोल निकालना होगा। मोल कैसे निकालोगे कि आपके पास ये देखो मॉलिक्यूल दिया गया है, तो क्लास 11 क्यों चलते हैं, तो क्लास 11 में देखो मोल के बेटा 3 फॉर्मूला पढ़ाया गया था। ठीक है, मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। अगर आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया है, अगर आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया है तो उसको Na से डिवाइड कर देते हैं। बेटा देखो मैं तीनों फॉर्मूला यहाँ लिखवा देता हूँ, अगर आप बिल्कुल नए होगे, नहीं समझ में आता है तो 11th की ओर नहीं जाना है। मोल का देखो पहला बेटा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया। अगर आपके पास मॉलिक्यूल दिया गया है तो क्या कर दोगे, मॉलिक्यूल दिया गया है या स्पेशली नंबर ऑफ एटम दिया गया है या कुछ भी आपके पास पार्टिकल दिया गया है, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे बेटा, Na से डिवाइड कर दोगे। मॉलिक्यूल हो गया या एटम दिया गया या पार्टिकल दिया गया है तो किससे डिवाइड कर दोगे, अवोगाद्रो Na से डिवाइड कर दोगे। अगला बेटा देखो मोल स्पेशली क्या होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ STP दिया गया है, अगर वॉल्यूम एट STP दिया गया है, मान लो चला 11.2 लीटर या कुछ भी ml दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ STP पे दिया गया है, इसको डिवाइड कर दोगे 22.4 लीटर से। तो हो सकता है देखो आपके पास इस पर क्वेश्चन बन गया है, इस पर क्वेश्चन नहीं बना है तो आने वाले इनकमिंग पेपर में क्या हो सकता है, वॉल्यूम देकर के मोल पूछ सकता है, या इस पर क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेंट्रेशन वगैरह में। बात समझ गए अच्छे से। तो पहले मोल निकालेंगे, ये मोल निकालेंगे, 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, पॉपुलर फॉर्मूला यही 3 है, इसका है 3 मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूले क्या होते हैं, मोल के होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मॉलिक्यूल दिया गया है या एटम दिया गया है या पार्टिकल दिया गया है तो Na से डिवाइड कर दोगे। Na की वैल्यू होती है, मैं ये भी लिख देता हूं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। यहां तक क्लियर कर लिए। अब देखो क्वेश्चन को रीच करते हैं। तो बेटा इसमें क्या दिया गया, मेरे पास ये मॉलिक्यूल दिया गया है, तो इसको डिवाइड कर दोगे अवोगाद्रो से, तो 22 क्या हो गया वैल्यू इसका, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा। देखो ये इससे कट जाएगा, 23 ऊपर ले जाओगे तो सिंपल क्या बचेगा, 0.1 बचेगा, यानी 23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा, तो 22 में से 23 जाएगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मतलब 1/10 दैट इज 0.1। तो 0.1 बेटा क्या आ गया, मोल आ गया। अब मोलरिटी देखो मेरे को निकालना है, तो मोल आ गया, वॉल्यूम इन लीटर है, तो देखो ये क्या करोगे, 0.1 आ गया, 50 कर दोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो बेटा 1000 क्या हो जाएगा, पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो इस डेसिमल को हटा करके नीचे 10 ले आओ, तो 10 से कट जाएगा, 5 से 2 कट जाएगा, तो सिंपली बेटा जी मोलरिटी कितना आ गया, 2 मोलरिटी आ गया। देखो ये ऑब्जेक्टिव में था, ये ऑब्जेक्टिव में था, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से टैली करा लेना। बेटा इसमें आंसर कितना आएगा, 2 मोलरिटी आएगा। तो आई होप कि आपने ये भी क्वेश्चन को बेटा समझ लिया हो। अब देखो इसी पर लगे हाथ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करो, फिर इसको अच्छे से देखने का प्रयास करो। देखो एक और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है शायद बेटा ये भी क्वेश्चन 2014 का है, 2014 का है, कुछ एक बार मैं अलग से लिख दूंगा इसको, आप परेशान मत होइए। कैलकुलेट द मोलरिटी, मुझे क्या निकालना है इसमें बेटा, मोलरिटी निकालना है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 9.8% W/W solution H2SO4 if the density of the solution is 1.02 ग्राम पर ml। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, चलो मैं लिख देता हूं। कैलकुलेट द मोलरिटी, ये क्वेश्चन बेटा निकालना है, ऑफ 9.8% W/W, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का लैंग्वेज है। सॉल्यूशन H2SO4 है, H2SO4 दिया गया है। द डेंसिटी, यानी इसका बेटा डेंसिटी कितना दिया गया है, 1.02 ग्राम पर ml दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो ये बेटा बोर्ड का क्वेश्चन आया था, ये कंप्लीट 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ठीक है। देखो कैसे रीच करोगे इसमें मुझे मोलरिटी देखो निकालना है स्पेशली। बेटा मोलरिटी स्पेशली क्या फॉर्मूला होता है, मोलरिटी आप फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, NB डिवाइड बाई V इन लीटर होता है, V इन लीटर होता है। तो जैसे कैसे आपको बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं ये सभी मैं आपको बताता चलूंगा, आप अच्छे से नोटबुक लेके बैठे रहेंगे। अब देखो NB मेरे को चाहिए, NB कैसे निकालोगे, देखो मैंने बेसिक चीज बताया था, व्हाट इज मिंट बाय परसेंटेज वाले जो मैंने मिंट बताया था। तो पहले इसका मिंट को तोड़ो, तभी आप पहले सॉल्यूट का निकालोगे, सॉल्यूट है क्या एक्चुअल में। तो इसमें बेटा इसका क्या मतलब है, देखो W/W है तो इसका मतलब मास बाय मास है, मास बाय मास परसेंटेज वाला पोर्शन है। तो इसका क्या मतलब है, 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व इन, परसेंटेज है तो 100 आएगा, इज डिसॉल्व इन
इज या इज प्रेजेंट कर लो, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये आ गया आपके पास। तो सॉल्यूट देखो कितना आ गया, 9.8 आ गया। तो बेटा मैं यहां से NB निकाल सकता हूं। तो NB क्या हो जाएगा, 9.8। देखो ये गिवन मास हो गया, ये बेटा क्या हो गया, गिवन मास हो गया। H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, 98 होता है, पेपर में दिया गया था, पेपर में दिया जाता है, नहीं भी दिया जाएगा तो H2SO4 पॉपुलर है, निकालोगे 98 आएगा। बेटा ये कितना आ जाएगा, 98। अब देखो ये कट जाएगा तो सिंपल कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। तो हमने देखो मोल निकाल लिया, मोल कितना आ गया, 0.1 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, जो कि लीटर में चाहिए। कैसे निकालोगे, डेंसिटी दिया गया है, तो बेटा डेंसिटी, तो फिर आपको इसको ऐसे सॉल्व करो। तो डेंसिटी क्या हो जाता है, डेंसिटी लिखोगे देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी जो होता है ये सॉल्यूशन का दिया गया था। तो डेंसिटी क्या लिखोगे, फॉर्मूले को एक्सपेंड करो, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आप लिखोगे अच्छे से। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 100 दिया गया है बेटा, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम को इधर भेज दोगे। डेंसिटी कितना दिया गया है, 1.02, ये देखो ग्राम पर ml था, तो ये भी ग्राम हो जाएगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यानी वॉल्यूम आ गया, इसको ऐसे लिखो 100 डिवाइड बाई 1.02। इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो 100 हो जाएगा, ऊपर देखो और 100 चला जाएगा, इस डेसिमल को हटाओगे तो ऊपर और 100 चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लो, डबल जीरो और लगा दो। देखो तो अगर ये 10 बार में जाएगा तो 1020 हो जाएगा, तो 10 बार में नहीं जाएगा, इसका मतलब 9 बार में जाएगा। देखो एकदम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखो 9 बार में करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 9 2 जाए 18, देखो सब कुछ यहीं पे करो, 18 918 हो गया, 1918 ऐसे है, 918 है, 1000 है, तो मेरे को 918 यानी कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा बेटा। 82 में 18 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, जिसका मतलब 82 रिमाइंडर बचा। मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं कैसे कर पा रहा हूँ। आप देखो इधर जाकर के ऐसे करते हो, कोपचे में जाते हो ऐसे करते हो कैलकुलेशन को, ये सब चीजें यहाँ पर, ये सब लेंदी तरीका है। तो कितने बार में जाएगा आपके पास, अगर करोगे तो ये 918 आएगा, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 82 आएगा, ये 0 जाएगा, ऐसे तो आएगा। अब इसका देखो एक 0 बचा है, 820 हो गया। 9 बार में 918 आ रहा था, इसका मतलब ये 8 बार में जाएगा बेटा, तो कितना आएगा, अप्रोक्स ले लो 98 हो जाएगा, ठीक है। तो बस मेरे को इतने से काम चला लो, 98 आ गया। ये किस में आ गया है, ml में आया है, देखो ये बेटा जी किस में आया है, ml में आ गया है। अब मेरे को मोल आ गया और मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ml में आया है। मोलरिटी निकालना है तो क्या करोगे, 0.1 डिवाइड बाई 98, और ये क्या हो जाएगा, 1000 आएगा, ml में है। तो बेटा जी 90,000 ऐसे चलो लिख लेते हैं, थोड़ा आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 0.1 98 और ये क्या हो जाएगा ऊपर 1000। मैं पूरा पूरा आपको आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्या होते हैं क्योंकि हम भी बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का हम ये देखते हैं ये सब कैलकुलेशन आखिरी में छोड़ देते हैं। बेटा जी मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में आंसर ना निकालने के आधे मार्क्स कट जाते हैं, और बाई चांस क्या है ना, कोई अच्छा टीचर दिख जाएगा तो 1 नंबर आपको काट देगा। ये बात समझो अच्छे से। तो इसलिए कैलकुलेशन की भी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप 90 का जो सपना देख रहे हैं, इसको 95 प्लस देख रहे हैं, तो कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। खास तौर से बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी वाले को मैं कॉपी ढेर सारा जब देखता हूँ तो कैलकुलेशन को इग्नोर कर देते हैं। कैलकुलेशन को सीखो, कैलकुलेशन को करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें बोर्ड वाला या सीबीएसई या कोई भी जेई हो गया, एनटीए हो गया, आपका सिंपैथी नहीं है, वो आपके भाई भतीजा नहीं है कि आपको सिंपली आप छोड़ दोगे तो नंबर आपको देके चला जाएगा। मेरी बात समझो, यूनिट नहीं लिखोगे तो भी नंबर कट जाएगा, कैलकुलेशन का आधा आंसर नहीं लिखोगे तब पर भी नंबर कट जाएगा, नंबर आपके आधे मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। नहीं आता है तो ट्राई करो, अभी स्टार्ट हो रहा है, बाद में धीरे धीरे सीख जाओगे, बाद में धीरे धीरे सीख जाओगे। तो 0.1 बेटा ये कितना हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, तो अब क्या करोगे, इसको काट दोगे तो कितना बचेगा, 100/98 हो जाएगा। अब देखो तो ये 1 बार में जाएगा, मेरी बात समझ गया, 2 रिमाइंडर आएगा, नहीं जाएगा, देखो तो 2 इसका मतलब 20 आएगा, नहीं जाएगा, 0 लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो 200 हो जाएगा। अब 200 का मतलब क्या हो गया, देखो 98 का जब दुगुना करोगे, 100 का दुगुना करते हैं तो बेटा 200 होता है, तो इसका मतलब 1.02 आएगा। किसमें यूनिट आएगा, यूनिट आएगा स्पेशली ग्राम पर लीटर में, तो यूनिट भी लिखना बेटा जरूरी है,
नहीं लिखोगे मैंने क्या बोला, आधे नंबर आपके कटे जाएंगे। देखो ये इसका कंप्लीट बेटा क्या है, सोल्यूशन थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में एक एक करके आए हुए थे। अब मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देता हूं, पहले आप इसको इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराता हूं। तो बेटा इसमें अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे पास पहले से ही सब कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, तो आपको मैं, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है सीक्वेंस से दिए गए हैं। तो अभी तक जितने हम लोगों ने किया है पीवाईक्यू क्वेश्चन में आपको 3-4 मैंने करा दिया है। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देता हूं। तो इतने आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक आपके 20 सालों में, वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपको अच्छे से। तो कुछ मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन काफी लेंदी होते हैं, तो मैं आपको अपने साथ करा देना चाहता हूँ। तो बेटा देखो इसमें आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसके हिसाब से अपना लैंग्वेज को फॉलो कर लेना। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्पेशली देखो मेनली इसमें 22 ग्राम क्या है, बेंजीन है बेटा। इसमें क्या है, 22 ग्राम बेंजीन बोले तो C6H6 ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ठीक है, सही है। इसके अलावा क्या दिया गया है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है मेरे को, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है। तो मुझे इसको क्या लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, इसको ए लिख सकते हो। तो बेटा इसमें परसेंटेज ऑफ बी निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था WB डिवाइड बाई WB, और ये हो जाएगा WA इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें 22 ग्राम दिया गया है, ये सॉल्यूट का आपका वेट दिया गया है, तो 22 हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 122, मतलब ये सिंपली जोड़ दोगे, इंटू 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 22 डिवाइड बाई 144 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब बेटा जिसको सॉल्व कर लो, इंटू 100 है, तो आई होप इतना ये हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। और देखो मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप इतना भी करने में थक जाओगे। तो कितना हो जाएगा 11, ये करोगे तो 72 आ जाएगा। अब देखो बेटा जी कितना हो गया, 1100 डिवाइड बाई 72 हो गया। देखो 72 एक बार में जाएगा अच्छे से, ये चेक कर लो। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर कितना बच गया, 72 में पहले 100 जाओ तो 28 हो गया, 28 और 10 जोड़ो 38, 38 यानी उसमें एक जीरो लगा दोगे 380 हो गया। अब देखो ये स्पेशली क्या होता है 72, यानी कि पहले 70 का 5 से करोगे, 7 5 बेटा जी 35 आएगा, 750 है। तो लगभग क्या ना कि ये 5 बार में जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग करके आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 15.28 आ गया, ठीक है। ये बेटा जी आपके पास यानी कि सॉल्यूट का मास परसेंटेज आ गया। सॉल्वेंट का निकालना होगा, तो अगर सॉल्वेंट का बेटा जी मास परसेंटेज निकालना है और टोटल जो सॉल्यूशन होता है वो 100 का होता है। परसेंटेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, हम लोग परसेंटेज को पहले से पढ़ चुके हैं। तो अब क्या कर दोगे, 100 में से 15.28 को माइनस कर दोगे तो जो आएगा 84, यानी समथिंग कितना आएगा बेटा जी 84 समथिंग करके आएगा। तो 84.72% करके आ जाएगा। तो ये सॉल्वेंट का मास परसेंटेज आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या ना कि इसका एक मेथड और है, जैसे परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हो तो क्या कर दोगे इसमें, आप इसमें बेटा क्या कर दोगे, यानी कि ऊपर लिखोगे WA, नीचे क्या लिखोगे WA प्लस WB इंटू 100 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे 122 और नीचे आएगा 144 इंटू 100। तो ये लेंदी तरीका है, हालांकि इससे भी करोगे तो आंसर वही आएगा। और सिंपलेस्ट क्या ना स्मार्ट तरीका यही है, एक का निकालो 100 से माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। आई होप कि बेटा इतना आपने क्लियर कर लिया है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं इसका एनसीईआरटी का, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आप खुद पढ़ सकते हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी रखे होगे तो आप एनसीईआरटी में देख करके अगले क्वेश्चन को तब तक ट्राई करो। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसमें मास परसेंट, उसमें बेटा शायद मोल फ्रैक्शन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन कंटेनिंग, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बस इतना ही है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये देखो लैंग्वेज बेटा दिया गया यहां पर है, ठीक है। यहां तक आपका क्वेश्चन दिया गया है।
तो मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का निकालना है। तो पहले इसका लैंग्वेज तोड़ो अच्छे से। तो अब इसका देखो लैंग्वेज तोड़ोगे तो 30 ग्राम बेंजीन हो जाएगा, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन। थोड़ा हो सकता है बेटा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम सवाल आपको लगा दिया जाए, क्योंकि आप घर पे बैठे रहोगे तो वीडियो को कई बार पॉज करके, रिपीट करके, भगा करके, स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम चीजें में यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in, is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये सही यहां तक है। तो 30 ग्राम बेंजीन हो गया, 30 ग्राम बेंजीन हो गया, ठीक है। अगर 100 में से 30 माइनस कर दोगे तो बेटा 70 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। 70 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपके पास बेटा जी क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 हो जाएगा। यहां तक समझ पाई मेरी बात को? तो हाँ ठीक है। अब इन सब के अलग अलग पहले मोल निकाल लेते हैं। इसको मान लो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NB लिख सकते हैं। बेंजीन का जो बेटा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, C6H6 होता है। जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हो उसका नाम ही बेंजीन है। बात समझ गए अच्छे से? तो बेंजीन तो आपको अच्छे से याद ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर लोगो भी लगा हुआ बेटा, यहाँ पर लोगो भी किसका ही है, बेंजीन का ही है। तो C6H6 होता है फॉर्मूला। तो स्पेशली क्या हो जाएगा इसका, गिवन मास 30 बेंजीन का निकालोगे तो कार्बन कितना होता है, कार्बन बेटा कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 से 72 हो जाएगा। 72 में 6 जोड़ोगे तो 78 हो जाएगा, तो ये 78 हो जाएगा। ये इसका मोल आ गया। अब ऐसे निकाल लोगे Na का, सॉल्वेंट का मोल निकालोगे बेटा ये आ जाएगा 70, और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा कार्बन कितना होता है 12, क्लोरीन कितना होता है, यानी कि 35.5 होता है बेटा, ठीक है। तो 35 हाँ ठीक है, इंटू 4 कर लोगे। इसको सॉल्व कर लो, मेरे पास आंसर है पहले से, तो मैं एक बार लिख देता हूं, आप बेटा जिसको टैली करा लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसका स्पेशली कितना दिया गया है, इसका 154 आएगा, 154 आएगा, चेक कर लेना इसको। तो इसका कितना आ गया 154, इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखो तुम्हें किसका निकालना है, XB का निकालना है। इसका आंसर निकला हुआ है, मैं आपको निकाल के, यानी आप कर लेना बेटा अलग से। तो इसका आएगा बेंजीन का 0.3 आया हुआ है, एक डेसिमल तक निकाल लो अच्छे से। फिर इसका कितना आया है 0.4 आया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है, XB निकालना है। तो XB के लिए क्या करोगे, NB करोगे, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखोगे, NB प्लस Na लिखोगे। बात समझ पाए अच्छे से? अब NB की वैल्यू कितना है 0.3 है, ठीक है, 0.3 दिया गया है। इसके बाद क्या करोगे, 0.3 है, 0.4 है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 0.3, और ये हो जाएगा 0.7। तो बस डेसिमल के एक प्लेस तक निकाल लेना अच्छे से, काट दोगे तो 3/7 है, ये कितना आ जाएगा 7×4 = 28, वहाँ 7×4 = 28 हो गया। और कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 0 हो जाएगा, तो 7×2 = 14, यानी स्पेशली कितना हो जाएगा 0.42 बेटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, यानी अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसको यहाँ तक एक बार नोट कर लो अच्छे से। बेटा इसमें ये बात के NCERT वाले क्वेश्चन है तो मैंने इसमें पहले से रिटर्न कर दिया है, तो आपके पास NCERT बुक होगी तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो। बेटा इसमें मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, क्या इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2 दिया गया है। कोबाल्ट नाइट्रेट यानी कि आपके पास ये है CONO3 ट्वाइस है, .6 पानी है, इन 4.3 लीटर में आपको क्या निकालना है, सिंपल सब में मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, जिसमें सब में मोलरिटी निकालना है। और देखो यहाँ पर मैंने स्पेशली कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2 का जो मोलर मास आता है 298 आता है, 291 आता है। कैसे निकालोगे, चेक कर लेना है। देखो कोबाल्ट का CO 27 हो गया, कोबाल्ट का बेटा क्या हो जाएगा CO 27 हो जाएगा, 27 का 54 करोगे तो ऑलमोस्ट इसका लगभग 56 या 59 आता है, वो पेपर में आपको दिया जाएगा। फिर इसके बाद से नाइट्रेट का निकालोगे, यानी NO3 का निकालोगे, ऑक्सीजन का निकालोगे, अलग से 6 पानी का निकालोगे। तो 6 पानी का बेटा सिंपली कितना हो जाएगा, एक पानी का 18 होता है, तो 18 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल ये जुड़ने के बाद इसका मोलर मास कितना आता है 291 आता है बेटा। इतनी बातें क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। अब देखो जरा अच्छे से कैसे करना है इसको है। तो पहले आप क्या करोगे, मोल निकाल लोगे। मोल देखो मेरे को कैसे निकालना है, तो मोल स्पेशली क्या हो जाएगा 30 / 291 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको देखो सिंपलेस्ट कैसे कर सकते हो, 300 मान लो तो बेटा जी ये 0.1 आ जाएगा। 300 291 है तो 0.1 ही आएगा, बस डेसिमल की एक प्लेस तक निकालो, उससे भी काम आपका बन जाएगा। अब आपके पास देखो लीटर दिया गया है तो मोल आ गया, तो NB डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, V इन लीटर हो जाएगा। अब स्पेशली देखो 0.1 हो गया, अब आपके पास लीटर कितना दिया गया, 4.3 दिया गया है। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इतना आप कर सकते हो, तो 1 बाई सिंपली क्या हो जाएगा 43। तो इसको लगभग अब चलो मैं करके दिखाई देता हूँ तो स्पेशली कितना हो जाएगा 0.1 यानी 4.3 कट जाएगा डेसिमल, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लगाओगे, ठीक है, तो 0.0, ठीक है, तो आपके पास 43 का दुगुना कर दो तो 2 बार में समथिंग जाएगा, तो 0.02 मोलरिटी बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अगले वाले क्वेश्चन देखो बिल्कुल ये डिफरेंट है, ये जब डाइल्यूशन कर देगा, जब दो लिक्विड का जब डाइल्यूशन करके आता है तो क्लास 7th में एक फॉर्मूला आता है, यानी कि डाइल्यूशन लॉ करके आता है फॉर्मूला एक। तो बेटा जी इसका फॉर्मूला जो होता है यानी M1V1 इक्वल टू M2V2 होता है। तो पहले वाले का मोलरिटी कितना दिया गया है 30 ml, 0.5 दिया गया है मोलरिटी, तो 0.5 आपके पास मोलरिटी है। इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, इसको लीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों तरफ क्या आएगा, अगर 1000 से डिवाइड करोगे इधर भी करोगे तो कट जाएगा अच्छे से। ये क्या हो जाएगा, अगले वाले का देखो मुझे मोलरिटी निकालना है, तो ये M2 हो जाएगा। V2 बेटा इसका दिया गया है कितना 500 ml दिया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं कर ही देता हूँ क्योंकि इतना कर रहा हूँ, तो देखो ये भी मैं करके दिखाई देता हूँ। तो M2 कितना हो जाएगा, तो आपके पास 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई बेटा 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा 10, ये डेसिमल उड़ा दोगे, 5 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, तो 3 बाई बेटा जी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0.03 मोलरिटी, तो दिस इज द आंसर, या मोल पर लीटर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, यानी ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा स्लाइटली टफ माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का सबसे, यानी कि कह सकते हो कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है, क्योंकि पहले तो इसका लैंग्वेज समझ में नहीं आता कि ये लैंग्वेज पूछता क्या है, समझो। तो थोड़ा हम इसको ईजी करने का प्रयास करते हैं। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का जो मोलर मास होता है बेटा 60 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO होता है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg 0.25, देखो मैंने क्वेश्चन कराया था मोलरिटी, और मैंने मोलरिटी में बोला था कि यहाँ पर एक जगह एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा, देखो यही वो क्वेश्चन है 0.25 मोलाल aqueous सॉल्यूशन। तो पहले बेटा इससे क्या ना कि इसका पहले 0.25 का मतलब क्या है, पहले ये जरा समझते हैं, और इसका सॉल्यूशन जरा समझते हैं। तो 0.25 मोलाल का ये मतलब है, क्योंकि थोड़ा ये आप चीज़ों को बार बार पॉज करिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा मैं इसको रैपिड करने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं दोबारा जब लेक्चर लेके आऊँगा तो मैं पहले इसी क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा दूसरे मेथड से। ठीक है, अभी इसका चलो सॉल्यूशन समझते हैं। तो 0.25 मोलाल है, इसका क्या मतलब बेटा जी है 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल, अब वैसे सॉल्यूट कौन सा इसमें है, यूरिया ही होगा, जाहिर सी बात है। 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आएगा, क्योंकि 1 kg सॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आएगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आ गया। यहां तक समझ पाए मेरी बात को अच्छे से, ओके। अब देखो 0.25 मोल आ गया बेटा जी, 0.25 क्या आ गया, मोल आ गया। इससे क्या है ना कि मैं यूरिया कितना डिजोल्व है ये निकाल सकते हो उसका मास। तो W, क्योंकि हमारा कितना है ये नहीं पता है तो उसका W अननोन है, तो W लिख लोगे। अब यूरिया का जो मोलर मास होता है कितना होता है 60 होता है। बेटा जी जब आप यहां से निकालोगे तो W कितना आ जाएगा, तो W आ जाएगा 0.25 इंटू 60, ये आ जाएगा। अब देखो 25 का 150 होता है, 25 का 150, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 15। देखो इसको पहले 100 कर लो, ठीक है, ओके सही है, तो ये कट जाएगा, 150 लिखोगे तो इससे कट जाएगा, तो सिंपली 15 ग्राम आ जाएगा। अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, वैसे 15 ग्राम ही आएगा। तो 0.25 मोल हमने निकाल लिया लैंग्वेज से। देखो इसलिए मैंने कहता हूं कि बेसिक बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 0.25 मोलाल दिया गया है तो इसका मतलब ये होगा कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, 1 kg में प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट में,
0.25 मोल कितने में होगा? 1 kg में होगा। 1 kg का मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम हो गया। इतनी बात समझ गए? तो देखो ये तुम्हारा किसका हो गया बेटा? ये सॉल्यूट का वेट आ गया। सॉल्यूट कितना आ गया? 15 ग्राम आ गया। अब मान लो कि मेरे को सॉल्यूशन चाहिए मान लो कि मेरे को क्या चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 15 ग्राम प्लस 1000 ग्राम, ये बेटा जी कितना आ गया? 1015 ग्राम आ गया। क्लियर हो गया अच्छे से? अब देखो इस सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया है, तो इसको यूनिटरी मेथड फॉलो करो, यानी 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम यूरिया। 15 ग्राम यूरिया, 1015 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम यूरिया। अब तुमसे कितने पूछता है? तुमसे पूछता है क्वेश्चन में 2.5 ग्राम में कितना होगा? यूनिटरी मेथड फॉलो कर लो। तो पहले 1 ग्राम बेटा निकालो अच्छे से, तो 15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 1015 हो जाएगा। बात समझ गए अच्छे से? अब 2.5 के लिए निकालना है, मतलब 2.5 केजी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2.5 केजी का मतलब बेटा जी कितना हो गया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में आ जाएगा। तो स्पेशली कितना हो जाएगा? डेसिमल हटा दोगे, ये कितना हो जाएगा? ये इतना 2500 ग्राम आ जाएगा। बात समझ गए? तो अब क्या लिखोगे? 2500 ग्राम में कितना यूरिया होगा? तो यूनिटरी मेथड लगाना ही है, तो 1015 और ये क्या कर दोगे? 2500 कर दोगे। सॉल्व करोगे तो बेटा इसका आंसर तकरीबन लगभग 35 या 36 करके आता है। तो इसको आप सॉल्व करना मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखो आखिरी वाले क्वेश्चन को बेटा कैसे करना है। अब आखिरी वाले आप क्वेश्चन को जरा समझते हैं। अभी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आखिरी सवाल बच गया है। इसमें सब कुछ आपको निकालना है। इसमें क्या करना है? सब कुछ आपको बेटा निकालना है। तो इसमें कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं इसमें बस कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ? कॉन्सेप्ट आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। कैसे करना है देखो। कैलकुलेट मोलरिटी, मतलब मोलरिटी हो गया। स्मॉल m का मतलब मोलरिटी, कैपिटल M का मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन KI का निकालना है। ओके, डेंसिटी दिया गया, इतना दिया गया है, 20% दिया गया, मास दिया गया, तो इसका क्या मतलब? पहले इसका मतलब तोड़ो। तो बेटा 20% बाई मास दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है? 20 ग्राम KI। एक्वस से मतलब पानी है, एक्वस मतलब बेटा पानी होता है। तो 20 ग्राम KI इज प्रेजेंट इन, इसलिए देखो ये सब चीजें बेसिक पढ़ाया जाता है, मैंने इसका सब मिनट लिखवा चुका हूं पहले वाली क्लास में। तो 20% KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैं बस इसमें हिंट करूंगा, आप इसका सॉल्यूशन मुझे करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इसका आंसर आता है। पीछे एनसीईआरटी में आंसर दिया गया है, आप उसे वेरीफाई बेटा करा सकते हो। तो 20 ग्राम KI इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब देखो तो सॉल्यूट कितना आ गया? सॉल्यूट आपके पास 20 ग्राम आ गया, तो हम इसका मोल निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? क्योंकि इस बार मोल फ्रैक्शन में निकालना है। सॉल्वेंट बेटा जी कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर कर पाए? तो सॉल्यूट का पहले मोल निकालो। पहले क्या निकालोगे? NB निकालोगे, तो 20 हो जाएगा। K का 39 होता है, आयोडीन का 127 होता है। ये सब आपको मोलर मास बेटा दिया जाएगा। तो KI का निकालना है, तो 39 प्लस 127 जोड़ दो, 9 7 16, ठीक है, 9 7 16, 3 2 5 1 6, लगभग इसको 66 आ जाएगा। सही है, तो 166 बेटा मोल आ जाएगा। अब मेरे को देखो मोलरिटी निकालना है, पहले मोलरिटी निकालो। तो मोलरिटी कैसे निकालोगे? सॉल्वेंट इन केजी चाहिए मेरे को, तो सॉल्वेंट देखो आ चुका है। ये आपके पास 20, 166, ये आपके पास 80, और इधर आप कर दोगे 1000, तो बेटा देखो मोलरिटी आ जाएगा। इतना मैं छोड़ देता हूँ, इतना मैं मांग के चलता हूँ कि आप निकाल जाओगे। अगला बेटा देखो, मैंने इसी पर आपको एक PYQ क्वेश्चन कराया था। PYQ क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो स्पेशली मैंने डेंसिटी वाले से कराया था, डेंसिटी वाले से मैंने कराया था। तो आपके पास वॉल्यूम निकाल लोगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 होगा। डेंसिटी दिया गया है 1.202 दिया गया है, तो इसका निकालोगे तो बेटा ये किस में आएगा? ये ml में आएगा। जो भी आएगा, मान लो सपोज 98 आता है, फिर उसको आप क्या करोगे? मोलरिटी निकाल लोगे बेटा। मोलरिटी कैसे निकालोगे? मोल निकाल चुके हो, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, तो इससे आप क्या कर दोगे? V इन लीटर से निकालोगे। यहां तक समझ गए? ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन देखो बेटा निकालना है मेरे को। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? इसका मोल तो पहले से निकाल ही चुके हो, NB निकाल चुके हो। तो बेटा जी NB निकाल चुके हो, 20 बाई कितना है? 166 है। Na कैसे निकालोगे?
Na का मतलब ये 80 ग्राम हो गया, सॉल्वेंट यानी क्या था, पानी था, 80 पानी है, पानी का जो मोलर मास कितना होता है, 18 होता है बेटा जी, तो 18 ये कर लोगे। Nb आ गया, Na आ गया, मान लो मेरे को x भी निकालना है Ki का, तो क्या कर दोगे, Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb, तो ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने इसमें आज के क्लास में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर किया है, कॉन्सेप्ट को कवर कर दिया, नॉर्मेलिटी को मैंने इसमें इंक्लूड किया, पीवाईक्यू क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है, इसके अलावा मेरे पास जो एनसीईआरटी के जो इंटरेस्ट क्वेश्चन थे मैंने इसको बेटा इंक्लूड किया है। तो आई होप कि ये लेक्चर काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो मेरे को जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड मेरे पास और जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस है मैं अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप मेरे को जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन करें, यानी कमेंट्स जरूर करें, कंटेंट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और भी अपने फ्रेंड तक इसको मैसेज दें कि क्लास 12 का लेक्चर मेरा स्टार्ट हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाने का बेटा प्रयास करें। ओके, थैंक यू।